जब अरण्या को अपने पड़ोस वाले घर की लाइट जली हुई दिखाई देती है तो वो अपने पति गौतम के साथ उस घर में झांक के देखने की कोशिश करती है कि आखिर घर के अंदर है कौन। लेकिन अंदर झांकने पे दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर तो हूबहू बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखने वाले दो लोग बैठे हैं। अब इस पूरे माजरे को समझने के लिए आपको ये पूरी कहानी देखनी पड़ेगी, तो तैयार हो जाइए एक और सस्पेंस से भरी कहानी देखने के लिए जो आपको बार बार सोचने पे मजबूर कर देगी। तो हमारी आज की कहानी का नाम है ब्लैक, और आइए अब बिना देर किए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी साल 1964 से शुरू होती है। गणेश और उसकी गर्लफ्रेंड ललिता अपने घर से भाग चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वाले इनकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए, इसीलिए कोई और चारा न मिलता देख दोनों को अपने अपने घरों से भागना ही पड़ा। वो तो भला हो गणेश के दोस्त मनोहर का, जिसने सही मौके पे इन दोनों की भागने में मदद कर दी। लेकिन उन्हें अभी भी समझाते हुए मनोहर उन्हें कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर सकता हूँ। आखिर तो प्यार करने वालों को वो कब तक मना करेंगे, एक न एक दिन तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। तुम्हें ये शहर छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और शांति से तुम हमारे पास ही रह सकते हो। लेकिन मनोहर को समझाते हुए गणेश उससे कहता है कि तुम मेरे पिता को नहीं जानते। अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ललिता भी प्रेग्नेंट है, और अगर इस हालत में मैं उसे अपने पिता के पास लेके गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। ललिता की प्रेगनेंसी की खबर सुन के मनोहर भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिलहाल उसका सारा ध्यान ड्राइविंग में लगा हुआ है, क्योंकि बारिश बहुत तेज है। बारिश बहुत तेज है, लेकिन चांद अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा है, मानो भगवान भी उन्हें किसी तरह का इशारा दे रहा हो। मनोहर उन्हें कहता है कि यहाँ से कुछ दूर मेरे पिता की एक पुरानी हवेली है, तुम आज की रात वहीं रुक जाओ और कल सुबह मैं तुम्हें दूसरे शहर छोड़ाऊंगा। और फिर इसके कुछ देर बाद वो तीनों उस हवेली में पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें उनके कमरे में छोड़ने के बाद मनोहर का असली चेहरा सामने आता है। दरअसल मनोहर मन ही मन में ललिता को चाहता था, लेकिन उसे इस बात की कभी भनक ही नहीं लगी कि ललिता और गणेश का अफेयर चल रहा है। अब उसे लगता है कि गणेश ने ललिता के साथ मिलके उसे हमेशा धोखे में रखा, और आज वो इन धोखेबाजों को जान से मार देगा। इसके बाद मनोहर अपनी गाड़ी में रखी बंदूक को लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, उसे एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते मनोहर अंधेरी गली में पहुंचता है, लेकिन तभी उसे अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और वो तुरंत अपने घर की तरफ भागा। अफरा तफरी में मनोहर हवेली के अंदर पहुंचता है, और ऊपर कमरे में उसे गणेश और ललिता की लाशें दिखाई देती हैं। जख्मी हालत में मरने से पहले गणेश उसके कान में उसे कुछ बोलता है, जिसे सुन के मनोहर के होश उड़ चुके हैं। इसके बाद कहानी 60 साल आगे पहुंच जाती है, जहां अरण्या और गौतम अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। कई साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे से 5 साल पहले शादी की थी। वैसे तो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी गौतम के गुस्से के कारण दोनों में छोटे मोटे झगड़े हो ही जाते हैं। आज भी कुछ इसी तरह पब में पार्टी के दौरान गौतम का झगड़ा एक दूसरे लड़के से हो गया। बात इस हद तक बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट पे उतर आए, और गौतम की इस हरकत की वजह से अरण्या उससे बहुत नाराज है। अब अपनी बीवी को मनाने की कोशिश में लगा गौतम हर चीज ट्राई कर चुका है, लेकिन अरण्या का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अब गौतम उसे कहता है कि चलो कुछ दिन के लिए हम इस शहर से दूर छुट्टियां मनाने चलते हैं। अब छुट्टियों के नाम से ही अरण्या के चेहरे पे स्माइल आ चुकी है। वो गौतम को कहती है कि शहर से दूर जो हमने नया घर खरीदा है, हम एक हफ्ते के लिए वहीं चलेंगे, कम से कम वहाँ हमें थोड़ा सुकून और शांति तो मिलेगी। गौतम तुरंत हाँ कर देता है, और अगले दिन दोनों अपना सामान पैक करके अपने नए घर के लिए निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते पे पहुंचने पे गौतम को रोड पे एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखाई देता है, और उस स्टैचू को देख के गौतम को ऐसा लग रहा है कि मानो उसने इसे पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन फिलहाल उसे कुछ याद नहीं आ रहा, और इस बात को बस एक इत्तेफाक समझ के वो इग्नोर कर देता है। शहर से दूर समुद्र किनारे बने इस अपार्टमेंट को अरण्या और गौतम ने पिछले साल ही खरीदा था। ये
सोसाइटी बिल्कुल नई नई बनी है और वहाँ पहुँच के बिल्डिंग के प्रमोटर्स अरण्या और गौतम को बताते हैं कि आपके अलावा यहाँ फिलहाल कोई नहीं रह रहा। अभी कुछ घर बिके नहीं हैं और कुछ घरों में लोगों ने शिफ्ट नहीं किया, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए क्योंकि आपकी ये वेकेशन शांति भरी रहने वाली है। अब घर पे अपना सामान रख के अरण्या गौतम को कहती है कि घर पे खाने पीने का सामान भी नहीं, तो इससे पहले कि रात हो जाए चलो तुरंत सुपरमार्केट से कुछ सामान ले आते हैं। दोनों शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट पहुंचते हैं और वहां उन्हें वही लड़का दिखाई देता है जिसकी गौतम से उस पब में लड़ाई हुई थी। दोनों में एक बार फिर कहासुनी होती है और इस बार गौतम उस लड़के की बाइक तोड़ देता है। गुस्से में गौतम और अरण्या वहां से निकल के जैसे ही घर पहुंचते हैं उन्हें घर के बाहर एक गिफ्ट पड़ा दिखाई देता है। इस गिफ्ट को भेजने वाले का नाम पता तो नहीं लिखा, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि ये गिफ्ट गौतम के लिए है। अरण्या को ये बात बहुत अजीब लग रही है कि कोई अपना नाम पता लिखे बिना उनके घर के बाहर ये गिफ्ट छोड़ गया, लेकिन गौतम कहता है कि ये हमारा ही कोई दोस्त होगा क्योंकि किसी अनजान शख्स को कैसे पता कि हम अपने नए घर में आए हैं। गिफ्ट को खोलने के बाद दोनों को उसके अंदर एक बहुत सुंदर पेंटिंग दिखाई देती है और अरण्या की कंफ्यूजन दूर करने के लिए गौतम अपने दोस्तों को उस पेंटिंग की फोटो भेज के पूछता है कि आखिर उनमें से किसने ये पेंटिंग उनके घर भिजवाई है। इस बात को कुछ देर ही हुई थी कि अचानक गौतम का दोस्त सुरेश उनके घर आ पहुंचता है। इतनी रात में सुरेश को अपने घर देख के अरण्या और गौतम हैरान हो जाते हैं। गौतम उससे पूछता है कि आखिर इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुरेश कहता है कि तुमने खुद ही तो मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया है। अब ये बात सुन के गौतम बड़ी हैरानी से जवाब देता है कि मैंने तो तुम्हें कभी कॉल ही नहीं की, मैंने तो बस मैसेज पे पूछा था कि आखिर ये पेंटिंग किसने भेजी, लेकिन कॉल तो मुझे याद नहीं। सुरेश उसे अपना फोन निकाल के उसकी कॉल दिखाना चाहता है, लेकिन वो अपना फोन गाड़ी में भूल चुका है, जिस चक्कर में उन लोगों का सारा ध्यान फोन कॉल से हटके पेंटिंग की तरफ चला जाता है। सुरेश को शक होता है कि शायद अरण्या और गौतम उसके साथ किसी तरह का कोई प्रैंक खेल रहे हैं, इसलिए उन दोनों को डांटते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अचानक उसके जाने के बाद गौतम को अपने ऑफिस से एक फोन कॉल आई है जिसका जवाब देने के लिए वो बात करने घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही गौतम वो फोन कॉल खत्म करके आया उन दोनों को एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज के साथ साथ अचानक उनके घर की लाइट भी चली गई। अब घबराते हुए गौतम सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को फोन करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है जिसकी वजह से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। आपके घर के बाहर स्टोर रूम में एक पावर जनरेटर है और अगर आप उसे ऑन कर दें तो लाइट वापस आ जाएगी। अब सिक्योरिटी गार्ड की इस लापरवाही की वजह से गौतम को उस पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब उन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं। वो दोनों खुद घर से बाहर निकल के जनरेटर ऑन करने निकल जाते हैं। बाहर आने पे अरण्या को चांद का एक बहुत सुंदर रूप दिखाई देता है। आज इतना बड़ा चांद अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा है, लेकिन फिलहाल गौतम का ध्यान चांद से ज्यादा उस जनरेटर की तरफ लगा है और जनरेटर के पास पहुंच के वो जनरेटर का प्लग ऑन कर देता है और लाइट वापस आ चुकी है। इसी बीच अरण्या को महसूस होता है कि कोई चोरी छिपे उन दोनों को देख रहा है। गौतम आसपास अच्छी तरह चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई मिला ही नहीं। इस बात को अनन्या की आंखों का धोखा बताते हुए दोनों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ वापस पहुँचने पे अरण्या देखती है कि उनके सामने वाले घर की लाइट ऑन है। अब क्योंकि इस सोसाइटी के प्रमोटर्स ने बताया था कि उन दोनों के अलावा इस पूरी सोसाइटी में फिलहाल कोई नहीं रुका हुआ, तो फिर इस घर की लाइट कैसे ऑन है। गौतम उसे कहता है कि शायद हो सकता है कोई अभी अभी हमारी तरह आज ही शिफ्ट किया हो, और इस बात को कंफर्म करने के लिए जैसे ही उसने सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाया, सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि नहीं सर, आज तो यहाँ कोई नहीं आया, आपके अलावा सोसाइटी में कोई भी नहीं। और ये बात सुन के डर के मारे गौतम के रोंगटे खड़े हो गए। अगर वहाँ कोई नहीं तो लाइट ऑन कैसे है। अब इस बात का जवाब पाने के लिए दोनों उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर घर के अंदर झांकने पे अरण्या के होश उड़ जाते हैं। वो गौतम को कहती है कि ये घर बिल्कुल हमारे घर की तरह है। इस घर में बिल्कुल वैसे ही सोफे लगे हैं, बेड लगे हैं, पर्दों का रंग भी वैसा ही है, और तो और जो पेंटिंग हमें आज गिफ्ट में मिली है वो सेम पेंटिंग इनके घर पे भी पड़ी हुई है। लेकिन बात यहाँ खत्म होने वाली कहाँ थी। जब गौतम ने अंदर झांक के देखा तो उसे अपनी ही तरह दिखने वाले अरण्या और गौतम अंदर कमरे में बैठे हुए दिखाई देते हैं। डर के मारे दोनों की हालत खराब हो चुकी है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने ये
क्या देख लिया। वहाँ से हड़बड़ी में वापस भागते भागते वो लोग अपने घर आ जाते हैं। दोनों के दिमाग में इतने सवाल चल रहे हैं जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं। अरण्या का दिमाग कई सवालों से फटा जा रहा है जिनका गौतम के पास कोई भी जवाब नहीं। इसके बाद गौतम उस घर से मिला एक सिगार का टुकड़ा अरण्या को दिखाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि कोई हमारे साथ शैतानी कर रहा है, हमें कोई जानबूझ के डरा रहा है और ये सिगार का टुकड़ा उसी का है। लेकिन उस सिगार के टुकड़े को देख के अरण्या बहुत हैरान हो जाती है। वो तुरंत कमरे से एक सिगार का डब्बा लेके आती है जिसे गौतम को दिखाते हुए वो कहती है कि ये मैं गिफ्ट तुम्हारे लिए लाई थी। ये बिल्कुल सेम वही सिगार है जो इस बॉक्स के अंदर पड़ी हुई हैं। लेकिन वो इस दूसरे घर में पहुंची तो पहुंची कैसे? अब अरण्या घबरा चुकी है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे हैं। वो गौतम को कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से निकल भाग जाना चाहिए, यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर हो रही है। दोनों तुरंत भाग के अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब अरण्या और गौतम ने इस सोसाइटी से निकल भागने का फैसला कर लिया है और गौतम गाड़ी को बहुत तेज सोसाइटी के गेट की तरफ ले चलता है। लेकिन काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद भी दोनों को रियलाइज होता है कि वो लोग उसी रास्ते पे गोल गोल घूमे जा रहे हैं। घूम फिर के वो लोग फिर से वापस उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ से उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया था। लेकिन वो सोसाइटी के गेट तक नहीं पहुँच पा रहे। थक हार के दोनों वापस घर के अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर आने पे वो देखते हैं कि घर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। वो पेंटिंग जो उन्हें गिफ्ट के तौर पे मिली थी वो भी जमीन पे टूटी हुई है। घबराहट में गौतम अपने दोस्त सुरेश को फोन लगाता है। अपनी परेशानी बताते हुए गौतम सुरेश को कहता है कि जब से तुम हमें छोड़ के गए हो उसके बाद हमारे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी हैं। लेकिन बड़ी हैरानी के साथ सुरेश उसे जवाब देता है कि मैं तो वहाँ आया ही नहीं, तुम एक कैसी अजीब अजीब सी बहकी हुई बातें कर रहे हो। गौतम को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो अरण्या को बताता है कि सुरेश कह रहा है कि वो हमारे घर कभी आया ही नहीं। बेचारे डरे सहमे अरण्या और गौतम के दिमाग में अब अजीब अजीब सी चीजें आने लगी हैं। गौतम को लग रहा है कि उन दोनों पे या तो किसी ने काला जादू कर दिया है या फिर कोई प्रेत आत्मा उन पे आके बैठ चुकी है। लेकिन इसी बीच उनकी खिड़की के पास वाले पर्दे में आग लग जाती है। गौतम जैसे ही उस आग को बुझाता है थोड़ी देर बाद अरण्या को उस सामने वाले घर में भी आग की लपटें दिखाई देती हैं। एक के बाद एक इतनी अजीब चीजें होती देख गौतम को अब शायद मामला समझ आने लगा है। वो अरण्या को कहता है कि वो सामने घर वालों के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। इस बात को चेक करने के लिए वो अपने घर की लाइट थोड़ी देर के लिए ऑफ करता है और जैसा कि गौतम को शक था उसके कुछ देर बाद वो सामने वाले घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। गौतम अरण्या को कहता है कि हमारे और सामने वाले घर में बिल्कुल सेम चीजें हो रही हैं। फर्क बस इतना है कि हम उनसे थोड़ी देर आगे चल रहे हैं, इसलिए किसी तरह की भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं उनके लिए एक नोट लिख देता हूँ। अब क्योंकि वो भी हमारी तरह कंफ्यूज तो होंगे ही, इसलिए शायद ये नोट पढ़ने के बाद हम दोनों एक दूसरे की मदद कर पाएं। गौतम और अरण्या अपने घर से निकल के वो दूसरे घर में नोट फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे वापस पहुँचे वो नोट उन्हें उन्हीं के घर में दिखाई देता है। बड़ी हैरानी से दोनों एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं और गौतम अरण्या को कहता है कि शायद ये हमारी आंखों का धोखा भी हो सकता है। तुम एक काम करो, अब तुम यहीं रुको और मैं अकेले एक नया नोट उस घर में फेंक के आऊंगा। अगर वो वापस तुम्हें इसी घर में आता दिखाई दे तो तुम समझ जाना ये हमारी आंखों का धोखा है। लेकिन जैसे ही गौतम वो नोट लिख के दूसरे घर में जाता उससे पहले दरवाजे के नीचे से एक नोट उनके पास आ पहुंचा है। उन दोनों का दिमाग अभी फटने ही वाला है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते दरवाजे से गौतम की तरह ही दिखने वाला हूबहू एक आदमी उनके घर के अंदर आ चुका है। बिना कुछ सोचे समझे उसने गौतम पे हमला कर दिया और अब दोनों गौतम आपस में लड़े जा रहे हैं। अपने पति को बचाते हुए अरण्या वो दूसरे गौतम पे हमला करके उसे वहाँ से भगा देती है। लेकिन अब गौतम गुस्से में पागल हो चुका है। उस आदमी को सबक सिखाने के लिए वो दूसरे घर की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन अरण्या उसे आधे रास्ते से समझा बुझा के वापस ले आती है। अब घर के अंदर आने पे गौतम नोटिस करता है कि उनकी घड़ी का समय बदल चुका है। वो टूटी हुई पेंटिंग अब ठीक हो चुकी है और वो घर का जला हुआ पर्दा भी
एकदम सही लग रहा है और अब ये मामला एक के बाद एक किसी न किसी तरीके से उलझता ही जा रहा है। घड़ी को देखते हुए गौतम अरण्या को कहता है कि जब हम घर से निकले थे तो घड़ी पे 2 बज रहे थे, लेकिन अब हम 5 मिनट बाद ही घर में वापस आए हैं, तो ये घर का समय 1 घंटा पीछे कैसे हो गया और ये सारी चीजें ठीक कैसे हो गयी। इतने में गौतम को बाहर से कार की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से जैसे ही बाहर झांकता है उसे अपनी गाड़ी बहुत तेज रोड पे चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन अचानक उस रोड में मौजूद वो अंधेरे वाली जगह पे जैसे ही गाड़ी पहुंची वो गाड़ी गायब हो गई। और जैसे ही गौतम ने अपनी आंखों से देखा उसे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा और अरण्या को बताता है कि हमारे रोड पे मौजूद वो हल्की सी अंधेरे वाली जगह जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है वो गाड़ी उसके अंदर गायब हो गई। और अब उस नजारे को देखने के बाद गौतम को ये कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है। वो अरण्या को कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम इस सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो गाड़ी से हमने कई बार उस अंधेरी जगह को क्रॉस किया, लेकिन हम कभी भी सोसाइटी के गेट तक नहीं पहुँचे। दूसरे घर तक जाने के लिए भी हमें कई बार वो अंधेरे वाली जगह क्रॉस करनी पड़ी और जब भी हम घर पे वापस आते हमारे घर की हालत में कोई न कोई चेंज तो जरूर आ जाता है। हो ना हो ये गड़बड़ उस अंधेरे वाली जगह में ही है। पूरे रोड पे स्ट्रीट लाइट्स काफी अच्छी तरह काम कर रही हैं, तो फिर बस उतनी सी जगह पे अंधेरा क्यों? लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जब जब भी हम उस जगह से अंदर गुजरे हम गायब नहीं हुए, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि गाड़ी गायब हो गई। तो मुझे लगता है कि वो अंधेरी जगह किसी तरह का पोर्टल है और उसके अंदर से निकलने के बाद ये हमें अलग अलग टाइमलाइन पे छोड़ देती है। तभी तो जब भी हम घर पे वापस आ रहे हैं ये घर बदला बदला नजर आता है, लेकिन दरअसल ये घर नहीं बदला बल्कि समय बदला है। हम हमेशा अलग समय पे इस घर में पहुंचते हैं जहां या तो कुछ चीजें पहले हो चुकी होती हैं या फिर वो होने वाली होती हैं और दूसरे घर में रहने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा ही एक रूप है। बस फर्क इतना है कि वो अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं। मामले को समझते हुए अरण्या उसे कहती है अगर ऐसी ही बात है और अगर वो अंधेरे वाली जगह हमें अलग अलग टाइमलाइंस में फेंक रही है तो हम इस बार उस अंधेरे को फिर से क्रॉस करेंगे और तब तक क्रॉस करेंगे जब तक ये हमें ऐसे टाइमलाइन में ना छोड़ दे जहाँ से हम इस सोसाइटी से निकल पाएं। शायद इन सबसे निकलने का इकलौता यही रास्ता बचा है। अब अरण्या की बात मानते हुए दोनों एक बार फिर से वो अंधेरा क्रॉस करके दूसरे घर में पहुँचते हैं। घर के अंदर झांकने पे दोनों को पता चलता है कि इस बार वो काफी पिछली टाइमलाइन में आ चुके हैं। इस घर में रहने वाले अरण्या और गौतम उस समय की बात कर रहे हैं जब वो नए नए इस घर में आए थे और अगर आपको याद हो तो गौतम को उस समय एक फोन आया था जिसे बात करने के लिए वो घर से बाहर निकलता है। गौतम जैसे ही फोन पे बात करने के लिए बाहर आया अरण्या और गौतम का ध्यान उस पे चला गया। फोन पे गौतम अरण्या की दोस्त प्रभा से बात कर रहा है और उनकी बातें सुनने पे अरण्या को पता चलता है कि गौतम के लिए वो पेंटिंग वाला गिफ्ट प्रभा ने ही भिजवाया था। अब सारी बातें सुनने के बाद अरण्या को लगता है कि प्रभा और गौतम में कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन इससे पहले कि गौतम उसे कुछ समझा पाता गुस्से में अरण्या उस अंधेरे वाली जगह से अकेली गुजर जाती है और गौतम की आंखों के सामने उस अंधेरे में अरण्या गायब हो गई। गौतम उसे ढूंढने के लिए जैसे ही उसके पीछे पीछे उसके अंदर घुसा उसे अरण्या का कोई सुराग नहीं मिला। अब इस टाइमलाइन में गौतम अकेला रह चुका है और अरण्या किसी और टाइमलाइन में पहुंच गई। गौतम बहुत कोशिश करता है कि अलग अलग टाइमलाइन में जाके वो किसी तरह अपनी अरण्या को ढूंढ सके, लेकिन जितनी बार भी वो अलग अलग टाइमलाइन में गया उसे हमेशा अलग अलग अरण्या ही दिखाई दे रही हैं और उसकी अरण्या अभी भी गायब है। थक हार के गौतम जैसे एक नई टाइमलाइन में एंटर हुआ वहाँ मौके पे पुलिस पहुँच जाती है। दरअसल एक टाइमलाइन में अरण्या ने घबराहट के मारे पुलिस को कॉल कर दिया था और अब पुलिस मौके पे पहुंच के गौतम से पूछताछ करने लगी है। गौतम को पता है कि वो पुलिस वालों को कभी नहीं समझा पाएगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और उसकी इसी घबराहट की वजह से पुलिस वालों का सारा शक गौतम पे चला जाता है। अपनी पत्नी को गायब करने के इल्जाम में वो गौतम को उठा के पुलिस स्टेशन ले आते हैं, लेकिन गौतम अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वो पुलिस वालों से लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से
से निकल भागता है। वो वापस उसी सोसाइटी की तरफ आ निकला है जहाँ से अरण्या गायब हुई थी, और एक बार फिर से उसे वो स्टैचू दिखाई देता है जो उसे शुरुआत में सोसाइटी के अंदर आने पे दिखाई दिया था। स्टैचू के पास से उसे बहुत पुराने जमाने की एक कार जाती हुई दिखाई देती है, और कार को देख के अचानक गौतम के दिमाग में कुछ फ्लैशबैक चलने लगते हैं। बिना कुछ सोचे समझे वो गाड़ी का पीछा करने में लग गया, और पीछा करते करते वो पहुंचता है सीधा मनोहर के घर। और अगर आपको याद हो तो ये मनोहर वही मनोहर है जिसने आज से 60 साल पहले अपने दोस्त गणेश और ललिता की लाशें देखी थी। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वापस वहीं पहुँच चुकी है। अपने दिमाग में चल रहे कई सवालों के साथ गौतम मनोहर से पूछता है कि आखिर तुम उस रोड पे क्या कर रहे थे। वो रास्ता तो सोसाइटी की तरफ जाता है, और उस सोसाइटी में तुम्हारा क्या काम। अब गौतम को अपनी कहानी बताते हुए मनोहर उसे कहता है कि तुम्हें बीच रात में एक आवाज सुनाई दी होगी, और वही आवाज मुझे भी सुनाई दी। ये आवाज मैंने पूरे 60 साल बाद सुनी थी, और ये वहीं से आ रही थी जहाँ मैंने इसे 60 साल पहले सुना है। जो सोसाइटी में तुम रहते हो वो आज से 60 साल पहले हमारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। उस रात जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई दी मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पता लगा पाता मेरे घर से गोलियां चलने की आवाज आई। मैं भागते हुए जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरा दोस्त गणेश और उसकी पत्नी ललिता वहां मरे हुए पड़े थे। लेकिन मरने से पहले जब मैंने गणेश से पूछा कि आखिर ये सब किसने किया, तो उसने मुझे अपना और अपनी पत्नी का खून करने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। मुझे सीढ़ियों से खूनी के भागने की आवाज आ रही थी। मैं जैसे ही भागा मुझे वहाँ हूबहू अपनी शक्ल वाला एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में बिल्कुल वही बंदूक थी जो मेरे हाथ में थी। उस समय तो मुझे ये कहानी बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन इतने सालों से उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता चली हैं। वो गौतम को कहता है कि इसे साइंस की भाषा में सुपर पोजिशनिंग कहा जाता है। एक समय पे हम एक ही जगह मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग समय पे हमारे अलग अलग रूप और अलग अलग सच्चाई होती है। वो लोग हमारा ही रूप हैं, लेकिन उनकी और हमारी टाइमलाइन काफी अलग है, और इन सारी टाइमलाइंस को एक साथ मिलाती है वो अंधेरे वाली जगह जिसे हम वार्म होल या फिर कोई पोर्टल भी कह सकते हैं। आज से ठीक 60 साल पहले चांद इसी तरह अपने पूरे जोश में चमक रहा था, और जब जब चांद अपने इस रूप में आता है ये पोर्टल दुनिया के किसी न किसी कोने में खुल ही जाता है, और हम दोनों की जिंदगी में ये पोर्टल बिल्कुल सेम जगह पे खुला। गौतम को ये कहानी सुनने में बहुत उलझी हुई लग रही है, लेकिन उसे इतना तो समझ आ चुका है कि एक समय पे उसके और अरण्या के कई सारे रूप हैं जो उस पोर्टल के जरिए अब एक ही टाइमलाइन में मिक्स हो गए हैं। तो अब अगर अनन्या को ढूंढने का कोई तरीका है तो उसे उस टाइमलाइन में जाना पड़ेगा जहां अरण्या बिल्कुल अकेली है। लेकिन अरण्या को ढूंढने के लिए गौतम जैसे ही वापस उस सोसाइटी में पहुंचता है वहां एक बार फिर से उसे पुलिस वाले दिखाई देते हैं। इस बार पुलिस वाले नई टाइमलाइन में आए हैं और वो भूल चुके हैं कि उनकी एक टाइमलाइन में गौतम से पहले ही मुलाकात हो चुकी है। गौतम से सवाल जवाब करते हुए वो गौतम से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इसी बीच पीछे से एक और गाड़ी आती है जिसमें से अरण्या निकलती है। दरअसल गौतम के गायब होने के बाद घबराते हुए अनन्या पुलिस स्टेशन पहुँच गयी और वो अपने साथ गौतम को ढूंढने के लिए पुलिस वालों को यहाँ तक ले आई और फाइनली गौतम को अरण्या मिल ही गई। अब अरण्या के साथ गौतम उस सोसाइटी से बाहर निकलता है, लेकिन इसी बीच जब अरण्या के फोन पे गौतम के दोस्त सुरेश का फोन आता है तो अरण्या उसे कहती है कि हाँ मुझे गौतम मिल चुका है। वो दरअसल जब हम जनरेटर की लाइट ऑन करने गए उसी समय गौतम कहीं गायब हो गया था, लेकिन जैसे ही मैं पुलिस को लेके सोसाइटी में पहुंची गौतम वापस आ चुका था। और ये बात सुन के गौतम को बहुत हैरानी होती है और अरण्या से पूछता है कि तुमने क्या कहा अभी कि मैं जनरेटर ऑन करते वक्त गायब हो गया था। अरण्या कहती है हाँ उसी समय जब लाइट गई तो तुम जनरेटर ऑन करने अकेले निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस ही नहीं लौटे, इसलिए मुझे घबराहट के मारे पुलिस के पास जाना पड़ा। लेकिन अगर आपको याद हो तो गौतम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो तो पुलिस वालों से लड़ने के बाद यहाँ अरण्या को ढूंढने आया था। ये सब सुनने के बाद गौतम समझ चुका है कि अरण्या दूसरी टाइमलाइन से आई है और अपनी टाइमलाइन वाली अरण्या को उसने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। और इस फाइनल सस्पेंस के बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो अगर आपने कहानी यहाँ तक देख ली है तो आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद तो आई ही होगी। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है और ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नई कहानी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।